Hello students, welcome again in my class, and today we will be going to continue our third chapter, US hegemony in world politics. Today we cover 2 or 3 topics of this chapter, and first is World Trade Attack and Operation Enduring Freedom. What was World Trade Attack और उसके थ्रू Operation Enduring Freedom क्यों स्टार्ट किया गया था, वही आज हम देखेंगे. तो on 11 September 2001 it is the darkest day in US history. On this day 19 Arabian hijackers hijacked 4 commercial planes shortly after takeoff and clashed in some important US buildings. The 2 aircrafts clashed into the 2 buildings of World Trade Center in New York. One was on northern side and second was on southern side. And the third aircraft crashed into the Pentagon building in Arlington, Virginia, which is the headquarters of US Defense Department. और जो चौथा एयरक्राफ्ट था उसको यूएस कांग्रेस बिल्डिंग के ऊपर गिराए जाने के लिए भेजा गया था, लेकिन वो उस पर ना जाकर पेनिनसिल्वेनिया के अंदर ही क्रैश हो गया था. तो ये जो इंसिडेंट था इसी को 9/11 WTC अटैक भी बोला जाता है. और 9/11 इसलिए बोलते हैं because American Convention of Writing month followed by date popularly calls these attacks as 9/11, क्योंकि अमेरिकन जो परंपराएं हैं वहाँ पर जो मंथ है वो डेट से पहले लिखा जाता है, इसलिए इसको इंसिडेंट ऑफ और अटैक ऑफ 9/11 भी बोलते हैं. 9/11 यानी कि 11 सितंबर को ये अटैक हुआ था. और कहाँ पर हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका के अंदर. तो इस इंसिडेंट का नाम WTC अटैक 9/11 बोला जाता है. अब इतनी बड़ा जो ये इंसिडेंट हुआ था, ये अमेरिका की हिस्ट्री में दूसरा या तीसरा सबसे लार्जेस्ट अटैक था, जिसके अंदर अराउंड 3000 पीपल वर किल्ड. And these attacks were similar in shock to British burning of Washington DC in 1814 and sudden Japanese invasion on Pearl Harbor in 1941. यानी कि ये जो 2 पहले हमले हुए थे, एक 1814 में और एक 1941 में जापानीज़ के थ्रू, उसके बाद ये तीसरा बड़ा अटैक माना जाता है जिसके अंदर अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था. The US hegemony had been challenged and Clinton had retired this time. George W. Bush, who was the son of earlier President George H.W. Bush, was in power. के इस टाइम तक जो क्लिंटन थे वो रिटायर हो चुके थे, और ये एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में ये इंसिडेंट को माना गया था कि जो यूएस की हेजेमनी चल रही थी उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया. और इस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे यूएस के वो थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश. बुश टुक अ हार्डर पर्सपेक्टिव ऑफ यूएस इंटरेस्ट एंड इट मीन्स टू रिजॉल्व देम, कि भाई इस चुनौती को जो बहुत बड़े उसमें लिया गया, और इससे निपटने के लिए जो यूएस प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, उन्होंने बहुत कड़ा कदम उठाया. और इसके लिए उन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम एज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर. जो ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम स्टार्ट किया गया था वो एक ग्लोबल वॉर थी अगेंस्ट टेररिज्म ऑन द ग्लोबल लेवल, कि भाई सिर्फ अमेरिका के अंदर ही जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं सिर्फ उसी के अगेंस्ट नहीं थी, ये थी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी टेररिस्ट जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, उसके अगेंस्ट ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम स्टार्ट किया गया था. नाउ लुक एट दिस टॉपिक, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम. ये जो इंसिडेंट हुआ था इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल माना गया उसको माना गया था तालिबान रिजाइम ऑफ अफगानिस्तान और अलकायदा को. यानी कि जो हमला हुआ था उसको यूएस ने जिम्मेदार जो माना वो था अलकायदा और तालिबानी शासन अफगानिस्तान के अंदर जो चल रहा था. तो उसके अगेंस्ट जो अमेरिका ने लॉन्च किया वो था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम,
Bush, the US president, clearly declared that the overall objective of the global war on terror was not only to disrupt Al-Qaeda network worldwide, but also to prevent all dangers from terrorists teaming with a small groups of nations seeking to develop nuclear and biological weapons. कि भाई जो ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था उसको सीधे सीधे यूएस प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि सिर्फ ये अलकायदा का जो एक नेटवर्क, जो एक तंत्र फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड वाइड, सिर्फ उसी के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटे सभी ग्रुप्स को ख़त्म करने के लिए स्टार्ट हुआ है जो ये इच्छा रखते हैं डेवलप करने की कि भाई उनके पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल वेपन्स हों जिसके थ्रू वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकें वर्ल्ड के अंदर. तो द तालिबान रिजाइन वॉज ओवरथ्रोन ईजिली, और जब अटैक हुआ, ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम स्टार्ट हुआ, तालिबानी जो शासन था उसको बहुत आसानी से ख़त्म कर दिया गया. लेकिन अभी भी जो तालिबान था और अलकायदा था उसके अलायंस जो थे, जो उसके साथी थे, अभी भी काम कर रहे थे. दिस ग्रुप्स prospering radical Islamic led by Mullah Omar and Osama bin Laden are still potent threats to a peaceful world. ओसामा बिन लादेन, आप लोगों ने नाम सुना हुआ होगा इस टेररिस्ट का, और मुल्ला उमर जो ये थे, ये अभी भी पूरे वर्ल्ड के अंदर एक खतरे के रूप में नज़र आ रहे थे, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड की शांति को भंग किया हुआ था. तो इसके लिए यूएस फोर्सेस ने अपने अलग अलग कमांड्स बनाए और पूरे वर्ल्ड के अंदर उनको सेटअप किया था बाद में, कि भाई सिर्फ यूएस के अंदर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर 5 कमांड बनाई गई थी जो अलग अलग एरियाज़ में सेटअप की गई थी वर्ल्ड टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए. और जो यूएस फोर्सेस थी उन्होंने अब वर्ल्ड लेवल पर लोगों को पकड़ना स्टार्ट कर दिया, यानी जो भी उन्होंने सस्पेक्ट नज़र आ रहे थे, जो भी मुस्लिम सस्पेक्ट नज़र आ रहे थे, उनको अरेस्ट किया गया. और ग्वांटानामा बे जगह का नाम है क्यूबा के अंदर, वहाँ पर एक जेल थी, वहाँ पर इन कैदियों को डाल देते थे. और इस टाइम पर यूएस ने जितने भी इंटरनेशनल लॉज थे उनको अनदेखा करते हुए किसी भी ह्यूमन राइट को भी फॉलो नहीं किया गया था. ना यूएस ने यूएन के जो ऑफिसर्स आए इन कैदियों से मिलने के लिए, ना उनको मिलने दिया, और ना ही बाकी लॉज को फॉलो किया था, क्योंकि वो इस टाइम पर बहुत स्ट्रिक्टली आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए इस ऑपरेशन को स्टार्ट कर दिया था. और बाद में उन्होंने अलग अलग एरियाज़ में अपनी कमांड सेटअप कर दी थी. तो ये था आपका WTC अटैक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके अगेंस्ट जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम स्टार्ट किया गया था वो चीज़ें. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इराक इन्वेजन, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम. In 2003, the US proposed to launch an invasion against Iraq. के 2003 में यूएस ने इराक के अगेंस्ट एक प्रपोज़ल रखा और उस पर हमला करने की सोची. और इस हमले को जो उन्होंने एक नाम दिया या उसका जो एक रीज़न बताया, वो ये बताया कि जो इराक है वो WMD यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ये चीज़ डेवलप कर रहा है, और उनको रोकने के लिए ही वो लोग उसके ऊपर हमला कर रहे हैं. तो इस अटैक के लिए यूएस ने बाकी अदर जो कंट्रीज़ थी, करीब 40 देशों के साथ अपना एक ग्रुप बनाए, एक अलाइज बनाई, जो उसके साथ मिलना चाहते थे, उनके साथ उन्होंने मिलकर इराक के ऊपर अटैक कर दिया. लेकिन बाद में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया था. जब यूएन ने वो सारी चीज़ें जांच पड़ताल करी कि भाई क्या वहाँ पर WMD पाए गए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं पाया गया. और उस टाइम पर ये लगा था कि जो यूएस है वो उसके ऑयल फील्ड्स जो हैं, यानी जो भी वहाँ पर तेल के भंडार हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहती है, इसलिए उसने अटैक किया था. तो इस अटैक में अमेरिका ने करीब 1 लाख मिलिट्री का यूज़ किया था, और यूएन के चार्टर को फॉलो नहीं किया गया था इस टाइम पर. और सद्दाम हुसैन की जो गवर्नमेंट थी उसका डिक्लाइन हुआ. 9 अप्रैल 2003 को बगदाद भी फॉल हो गया, और ऑन 13 दिसंबर 2003 सद्दाम वॉज अरेस्टेड. अमेरिका के लगभग 3000 जो सोल्जर्स थे वो मारे गए थे, जबकि इराकी जो डिस्ट्रक्शन था वो बहुत ज़्यादा हुआ था, और कई जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मारे गए थे.
तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, जो भी इंसिडेंट्स हो रहे थे, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल लेवल पर देखें इसको या पॉलिटिक्स के नज़रिए से देखें तो ये सारी चीज़ें पावर को गेन करने के लिए की जाती हैं। यानी कोई भी इंडिविजुअल हो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो या कोई कंट्री हो, हर कोई अपनी पावर को पहले से ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, उसको इंक्रीज़ करना चाहता है, और वही चीज़ें हमें पॉलिटिक्स में नज़र भी आती हैं। To understand world politics, it is necessary to understand the distribution of power in the world. For example, during the Cold War era, the world was divided into two camps, US and Soviet Union, and these two centers of power represented world politics during that period. अब अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें एग्जाम्पल के थ्रू, तो 1945 से 1991 के बीच का जो एरा था वो दो ब्लॉक्स में डिवाइड हुआ था, और सिर्फ दो ही सेंटर्स थे पावर के जो पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर रूल कर रहे थे। और आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन सिर्फ एक सिंगल पावर रह गई यूएस की, और जिसने डोमिनेट किया वर्ल्ड पॉलिटिक्स को। The word hegemony is used in three different senses to be related to contemporary world politics, and these may be illustrated कि जो अगर हम वर्ड हेजेमनी को डिस्क्राइब करें तो इसको तीन अलग अलग सेंसेस से रिलेट करके हम डिफाइन कर सकते हैं इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। आज के युग की हम बात करें तो हेजेमनी को तीन अलग अलग स्फेयर्स में लेकर हम बात कर सकते हैं, जैसे एज अ हार्ड पावर, एज अ सॉफ्ट पावर, एज अ स्ट्रक्चरल पावर। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हार्ड पावर से, कि यूएस एज अ हार्ड पावर कैसे डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स को या पूरे वर्ल्ड को। The roots of the word hegemony are found in ancient Greece. This word implies leadership or preponderant position of one state. यानी कि जो ये वर्ड hegemony ये कहाँ से आया? एंशंट ग्रीस से। इसका मतलब ही होता है लीडरशिप, यानी कि एक ऐसे इंडिविजुअल की और कंट्री या फिर कंट्री की ऐसी लीड पोजीशन जो पूरे देश की, जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सके। So now look at the hard power of US hegemony. The bedrock of contemporary US power lies in the overwhelming superiority of its military power. यानी कि अगर हम जड़ देखें contemporary US power की तो वो थी उसकी मिलिट्री पावर के अंदर, यानी उसकी जो मिलिट्री थी वो इतनी बड़ी थी, स्ट्रांग थी कि उसके थ्रू वो कहीं पर भी हमला कर सकता था। American military dominance today is both absolute and relative. Absolute और relative का मतलब ये है कि भाई कहीं पर भी अगर हमला करना है प्लैनेट के ऊपर यानी अर्थ के ऊपर, आपको कहीं पर भी हमला करना है तो इसका हमला ऐसा होगा कि एग्जैक्ट उसी हिस्से को पृथ्वी के सीधा वहीं पर अटैक होगा और उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो इस मीनिंग में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। Today, no other power can match US power or capabilities. US spend money on its military. कि भाई आज जो देखें हम, कोई भी ऐसी पावरफुल कंट्री नहीं है जो इसकी मिलिट्री पावर को टक्कर दे सके, और जो US पैसा खर्च करता है अपने मिलिट्री के ऊपर ही, इट इक्वल्स टू अराउंड 12 कंट्रीज़, यानी कि 12 देशों के बराबर अकेला अमेरिका अपने मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए खर्च करता है। एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ पेंटागन डिफेंस बिल्डिंग स्पेंड ऑन मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और जो एक बहुत बड़ा उसका जो अमाउंट है वो पेंटागन जहाँ पर उनकी डिफेंस बिल्डिंग है वो खर्च करता है अपने मिलिट्री रिसर्च के ऊपर और उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड। Thus, the US military dominance is not just based on higher military spending, but on a qualitative gap on technology that no other power can think about it. इस तरीके से जो मिलिट्री डोमिनेंस है वो सिर्फ उसके पैसा खर्च करने से ही रिलेटेड नहीं है कि भाई वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है इसीलिए उसका डोमिनेंस है। इसके साथ साथ एक क्वालिटेटिव गैप भी है, यानी जो भी टेक्नोलॉजी आज अमेरिका के पास है
वो दूसरे देशों के पास उतनी टेक्नोलॉजी या उतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है, इसलिए इसको एज अ हार्ड पावर, अगर आपके क्वेश्चन आता है यूएस हेजमनी एज अ पावर, तो आपको ये 4-5 पॉइंट्स जो अभी मैंने बोले हैं यही आप उसमें राइट डाउन करेंगे और इन्हीं 4-5 पॉइंट को आप प्रिपेयर कर लें. I think this is enough for today's class. Hope you understand. Next topic will be continue in third part of this chapter. अगर कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.